Hello bachcho, my name is Uzma Nikhat and the topic given to me is collagen. So today we are going to learn about collagen. The main key points which we are going to learn in today's lecture are collagen, types of collagen, elastic and inelastic collagens, 1D and 2D, which is also known as head-out collagen and oblique collagens. So in short, with examples, all the topics are covered in today's lecture. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कोलेजन किसको कहा जाता है. अगर हमको कोलेजन को सिंपली डिफाइन करना है तो हम डिफाइन करते हैं कि जब दो बॉडीज एक दूसरे से आकर टकराती हैं फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट इज कॉल्ड एज कोलेजन. इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इट इज नोन एज द impulsive force act on bodies for very short interval of time. Is known as collagen. So, जब दो बॉडीज एक दूसरे से बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आकर टकराते हैं तो उसको कोलिजन कहा जाता है. अब व्हाट इज मीन बाय इम्पल्सिव फोर्स? द इम्पल्सिव फोर्स इज द फोर्स acts on that bodies and it is the impact which is a force caused between the two bodies to change their positions, that is known as impulsive force. जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे से टकराती हैं या अपने डायरेक्शन को चेंज करती हैं तो वो इम्पैक्ट डालने वाली फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स कहा जाता है. चलिए एग्जांपल के जरिए से देखते हैं कि कोलिजन जो है किसको कहा जाता है. एग्जांपल के तौर पर हम दो बॉडीज कंसीडर करते हैं. सच बॉडीज आर ए एंड बी. वन बॉडी इज ए, another body is B. The A is having mass m and B is having mass m. Both are having the same mass. It is traveling with the velocity u1 and it is traveling with the velocity u2. तो अभी ये दो ऑब्जेक्ट है, दो बॉडीज हैं जो मोशन में है. दोनों भी ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों का भी मास m है और दोनों की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो u1 and u2 है. अभी कंसीडर करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट B है वो एक ही जगह पर रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन में, और ऑब्जेक्ट A जो है वो तेजी के साथ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ B की तरफ मूव ऑन कर रहा है. तो क्या होगा, ये अपने वेलोसिटी से जाकर इसको टकराएगा. टकराने की वजह से इसकी वेलोसिटी इसके अंदर, एग्जांपल के तौर पर अगर हम कंसीडर करें तो इसके अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है. इसके अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है. तो जब ऑब्जेक्ट ए और ए जो है बी पर जाकर टकराती है तो उसकी वजह से क्या होता है, व्हेन द ए कोलाइड विद बी, बोथ यूज्ड टू बी कोलाइड विद ईच अदर and the kinetic energy of A is transferred to the body B. So collision takes place here. The speed of the bodies are going to be merged with each other. तो अभी इसके केसेस देखते हैं. स्टेप 1 में क्या हो रहा है, एक बॉडी दूसरे बॉडी से जाकर कांटेक्ट में आ रही है. कांटेक्ट में आने की वजह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है. तो सबसे पहली जो जरूरी चीज है जो कोलिजन के लिए जरूरी है वो ये है कि जो वेलोसिटी है ए की, दैट शुड बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी. तभी जाकर कोलिजन जो है वो पॉसिबल है. इसकी स्पीड से ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी से ज्यादा है, तभी जाकर दो बॉडीज के बीच में कोलिजन जो है वो पॉसिबल है. तो जरूरी नहीं है कि जब कांटेक्ट हो तभी कोलिजन हो सकता है. द बॉडी कैन कांटेक्ट
and cannot contact in the collision. तो सेकेंड पॉइंट जो है, कोलिजन में जरूरी नहीं है कि दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट ही हो, विदाउट कांटेक्ट के भी कोलिजन परफॉर्म किया जा सकता है। उसके लिए भी फर्दर हम एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन इसमें हम जो एग्जांपल देख रहे हैं, जब बॉडी कांटेक्ट में आती है तब जाकर कोलिजन होता है। उसकी वजह से अगर कोलिजन परफॉर्म होना है तो जरूरी है कि फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी सेकेंड बॉडी के वेलोसिटी से ज्यादा। अभी स्टेप 1 हो गया, दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर चुके हैं। अभी स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज गोइंग टू चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी। उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस होने लगती है एंड सेकेंड बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से थर्ड केस में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। एंड यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है डिक्रीज होने लगती है। डिफॉर्मेशन किसको बोलते हैं, द एक्चुअल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी चेंज, दैट इज नोन एज डिफॉर्मेशन। सो जब फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सेकेंड बॉडी के काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करती है, जिसकी वजह से पहले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है एंड दूसरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, उसी को हम मैक्सिमम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। एंड यहाँ पर these will converted into the final velocities, the u1 u2 will be converted into the common v। और एक पॉइंट ऐसे आता है कि दोनों बॉडीज के जो वेलोसिटीज है कंप्लीटली दोनों के इक्वल हो जाते हैं एंड वहां पर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है। और उस वक्त भी फर्स्ट बॉडी दूसरे बॉडी को पुश आउट कर रही होती है, जिसकी वजह से फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एंड सेकेंड बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड दैट फॉर्म इज नोन एज रिफॉर्मेशन। यहाँ पर डिफॉर्मेशन हो गया था, जब वो दोनों सेपरेट होकर फिर से एक दूसरे से अलग होकर अपने ओरिजिनल फॉर्मेशन में वापस आ जाते हैं, तो उसको बोला जाता है द इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन। सो इस तरीके से किसी भी एक बॉडी के ऊपर कोलिजन जो है वो पूरी तरीके से परफॉर्म होता है। अभी आपने ऐसे देख लिया। अभी कंसीडर करते हैं, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम मूवीज में, सीरियल्स में, स्पेशली रोहित शेट्टी के मूवीज में देखा होगा, दो गाड़ी जो है आपस में एक दूसरे के साथ टकराती है। टकराने पर क्या होता है, रोहित शेट्टी की मूवीज जो है फेमस है एक्चुअली गाड़ियों के उड़ने की वजह से, तो उसके अंदर भी आप ये फिनोमेनन यूटिलाइज कर सकते हो। अदरवाइज जो कॉलेज लव स्टोरीज होती है वो लड़का या लड़की के टकराने की वजह से स्टार्ट होती है। तो अगर आप ये बेसिक एग्जाम्पल लोगे तो इन दोनों एग्जाम्पल में शुरुआत कहाँ से होती है कि एक बॉडी है जो सेम एक पर्टिकुलर स्पीड से दूसरे बॉडी की तरफ जा रही है और जब वो जाकर दूसरे बॉडी से टकराती है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट प्रोड्यूस होता है और उस इम्पैक्ट की वजह से उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है और पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होते होते पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एंड दूसरी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरीके से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एंड वो होता है इम्पैक्ट ऑफ रिफॉरेस्टेशन। अभी ये बेसिक ऑफ कोलिजन हो चुका है। अभी इसके अंदर इम्पैक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन होती है, मैक्सिमम डिफॉरेस्टेशन होता है, कोलिजन खत्म होता है, देन रिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो इसमें अभी हम मैथमेटिकली डिराइव करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ डिफॉर्मिंग क्या होता है और इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मिंग क्या होता है, जिसको ID एंड IR के नाम से नोन किया जाता है। अभी इम्पैक्ट ऑफ डिफॉर्मिंग देखते हैं तो हम ये स्टेज से यहाँ तक पूरा डिफॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम ए बॉडी के लिए कंसीडर करते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉर्मिंग विल बी MAV minus MAUA. These are the vector quantities because known velocities are there. And if you are going to know about the impact of reforming, it will be MBV minus MBUV. So जहाँ से इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन होता है और जहाँ से इम्पैक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है उसके बेसिस पे हम मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंटम इज चेंजिंग द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कंसीडर्ड एज मोमेंटम। तो अगर हमको मोमेंटम कैलकुलेट करना
से मैक्सिमम डिफॉरेस्टेशन से जो हमको डिफॉर्मेशन मिल रहा है उसको हम इम्पैक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन बोलते हैं, और डिफॉर्मेशन स्टेट से रिफॉर्मेशन स्टेट तक जो हमको मिल रहा है उसको हम इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन बोलते हैं। अभी इसमें अगर आप देखोगे कि पहले केस में फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी जो है वो सेकेंड बॉडी से ज्यादा है। अगर हम रिफॉर्मेशन में देखते हैं तो जो फाइनल वेलोसिटी सेकेंड बॉडी की है जो फर्स्ट वेलोसिटी से ज्यादा है। इसलिए इसमें हम जो कंसीडर करते हैं जो भी नेट मोमेंटम फोर्स इन्वॉल्व इन दिस कोलिजन इज देयर ऑल आर कंजर्व्ड वन। कोलिजन के अंदर जितने भी नेट फोर्सेस मोमेंटम के लिए इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे फोर्सेस कंजर्व्ड होते हैं। ओके, now next important part is coefficient of restoration. Which is also known as E, and इसी के ऊपर जो types of collision है जो based होते हैं। So how we are going to define E? E जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। The range of E should be lie between 0 to 1, एंड इसी के बेसिस पे द टाइप्स ऑफ कोलिजन जो है वो डिपेंड होते हैं। तो उसके लिए अभी सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन E किसको बोला जाता है। E इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मिंग टू द रेशियो ऑफ इम्पैक्ट ऑफ डिफॉर्मिंग। सो इस रेशियो को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन कहा जाता है। और अगर अदर वर्ड्स में हमको इसको डिफाइन करना है तो इट कैन बी डिफाइंड एज द वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन along line and velocity of approach along line of axis. So it can also define as it is the ratio of impact of reformation to the ratio of impact of deforming, and it is also defined as the ratio of velocity of separation along the line of axis to the velocity of approach along the line of axis. Now what is mean by line of axis? जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड होती है तो वो नॉर्मल से ज्वाइन होकर एक एक्सिस फॉर्म करती है, एंड इसी एक्सिस को बोला जाता है लाइन ऑफ एक्सिस। जहां पर उनका कोलिजन कंबाइन हो रहा है, कोलिजन फॉर्म हो रहा है, वो जिस भी लाइन पर कोलिजन को फॉर्म करती हैं उसको लाइन ऑफ एक्सिस कहा जाता है। सो उस लाइन ऑफ एक्सिस पर अगर उनका सेपरेशन होता है तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर वो अप्रोच एक दूसरे के साथ कोलाइड करती है तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इन दोनों के रेशियो को हम सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन कंसीडर करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ collision. There are basically two types of collisions are there: elastic collision and inelastic collision, which are very simple one. Elastic collision, which is also known as perfectly elastic collision. When two bodies collides with each other, that time the impact of reformation will be equal to impact of deforming. That is, Id is equals to Ir. The kinetic energy, initial kinetic energy will be equal to final kinetic energy. So when at that time, in this case, E is equals to 1. So when the coefficient of restoration is equals to 1, at that time the impact of deforming will be equal to impact of reforming. The initial kinetic energy will be equal to final kinetic energy. So elastic collision कब होता है? जब दो बॉडीज एक दूसरे से टकराते हैं और टकराते वक्त उनका जो इम्पैक्ट ऑफ डिफॉर्मिंग है और इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मिंग है वो दोनों पूरी तरीके से इक्वल जब होते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब इक्वल होते हैं तो उस तरह के कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। और सिंपली इन टर्म्स ऑफ अगर हम रिस्टोरेशन के फॉर्मेशन में लें, द वेलोसिटी ऑफ
separation along the axis will be equal to velocity of approach along the axis. जब ये तीनों पैरामीटर्स प्रूव हो जाए तब हम उस तरह के कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कंसीडर करते हैं. नाउ सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलास्टिक कोलिजन आर देयर. फर्स्ट वन, मूवमेंटम पूरी तरीके से कंजर्व होता है. देन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है. टोटल एनर्जी कंजर्व होती है. The forces involved are conservative forces. So these are the some of the characteristics of the elastic collision are there. जब भी elastic collision होता है उसमें मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है. जितने भी फोर्सेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं. अगर सिंपली हम इलास्टिक एंड इनइलास्टिक के बीच में डिफरेंशिएट करें तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिड्यूस नहीं होती है, डिक्रीज नहीं होती है, रिलीज नहीं होती है, एज इट इज रिमेन होती है, उसको कंजर्व कहा जाता है. एंड दैट इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर इलास्टिक कोलिजन. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलिजन इज इनइलास्टिक कोलिजन. In this, the E is greater than 1. जो E की वैल्यू होती है वो लेस देन 1, 1 से कम होती है. अभी इसमें the impact of deformation is not equal to impact of reformation. The kinetic energy initial will not be equal to kinetic energy final, and the velocity of separation will not be equal to velocity of approach. So इनइलास्टिक कोलिजन में ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो बदल जाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इवॉल्व होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और साउंड, जिसकी वजह से इम्पैक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन के सेम नहीं होता, इक्वल नहीं होता. इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होते. द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों भी सेम नहीं होते. तो अभी इसमें अगर हम कंसीडर करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ यहाँ पर बदल जाते हैं. मूवमेंट इज नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, द टोटल एनर्जी इज नॉट कंजर्व, एंड द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर माइट बी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव. इसके अंदर जितने भी फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हो सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हो सकते हैं. इट डिपेंड अपॉन दैट. सो बेसिक डिफरेंस अब इनइलास्टिक का लेंगे अगर हम तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड, जिसकी वजह से इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते. नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. स्टॉप. Now in inelastic collision, the coefficient of restoration will be less than 1. That's why the parameter, that is the ratio of velocity of separation and the ratio of velocity of approach will be less than 1. In short, the velocity of separation will be less than velocity of approach. जिसकी वजह से जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी से रिड्यूस्ड हो जाती है. सो इनइलास्टिक कोलिजन में जब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन जो है लेस देन 1 होता है तो इस तरह के चेंजेस टेक्स प्लेस होते हैं. एंड द थर्ड टाइप ऑफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. इसमें अगर हम कंसीडर करें तो रेशियो ऑफ velocity of separation, the velocity of approach will be equal to 0. That's why the velocity of separation will be equal to 0, जिसकी वजह से the kinetic energy initial will not be equal to kinetic energy to the final. अभी अगर हमको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को डिफाइन करना है तो इट कैन बी डिफाइंड एज इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी एंड after the collision it can be considered as a single body, then that collision is considered as perfectly inelastic collision. एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं. हमने एक वुडन ब्लॉक लिया है और यहाँ पर एक बुलेट है. ओके जैसे ही हमने बुलेट को लॉन्च किया
वो बुलेट इस वुडन बॉक्स को मूव करने लगेगी। देन हम ये कोलिजन को एज ए सिंगल बॉडी कंसीडर करेंगे, तो इस तरह के कोलिजन को परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहा जाता है, जिसमें सेपरेशन पूरी तरीके से जीरो हो जाता है और काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली एक दूसरे से अलग होते हैं। इस तरह के कोलिजन को परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कंसीडर किया जाता है। So till now we learned about the collision, the types of collision. There are 3 types of collisions are there: elastic collision, inelastic collision, perfect elastic collision. Elastic collision में kinetic energy conserved होती है, जिसकी वजह से all the parameters are equal to each other. Inelastic collision में the coefficient of restoration जो होता है वो 1 से बिलो होता है, लेस देन 1 होता है। उसी वजह से हर क्वांटिटी जो है वो लेस देन द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेस देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको इनइलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। एंड परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में जो कोएफिशिएंट ऑफ रिकर्शन होता है वो कंप्लीटली जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से वो बॉडी जो होती है आफ्टर कोलिजन सिंगल बॉडी कंसीडर की जाती है, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो जीरो हो जाता है एंड काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। Now next point, some of the basic definitions we have to consider to understand the further types of collision, that is head-on collision and oblique collision. उसके लिए कुछ basic definitions we learned that in elastic collision the E is equal to 1, so that the velocity of separation will be equal to velocity of approach. The impact of reforming will be equal to impact of deforming. The initial kinetic energy will be equal to final kinetic energy. इसकी वजह से इसको complete perfectly elastic collision कहा जाता है। लेकिन सेम केस इन इलास्टिक कोलिजन में जो कोएफिशिएंट ऑफ रिकर्शन होता है वो लेस देन 1 होता है, जिसकी वजह से द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी लेस देन 1, जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से लेस देन हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से लेस देन हो जाती है। सो इसलिए हम उसको इनइलास्टिक कोलिजन कंसीडर करते हैं। एंड अगर हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करें तो उसमें E इज इक्वल्स टू 0 होता है, जिसकी वजह से द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाता है, द इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मिंग 0 हो जाता है एंड काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। इसलिए हम उसको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कंसीडर करते हैं, जिसमें आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी को सिंगल बॉडी कंसीडर किया जाता है। चलिए अब सम ऑफ द डेफिनेशंस देखते हैं। लाइन ऑफ वेलोसिटी, line of velocity is nothing but, first of all consider two bodies. The line of axis on which the collision takes place at the particular velocity, that is known as line of velocity. For example, ये bodies दोनों एक दूसरे के साथ collide हो रहे हैं इस line of axis पे, तो इस line of axis को line of velocity consider किया जाता है। So this is known as line of velocity. Now next definition is line of collision or impact. Line of impact, line of collision or line of impact, LOC or LOI. In short form you can write as LOC or LOI. Line of collision or line of impact, it is the line that is collinear to the collision, that line is known as line of collision and line of impact. ऐसी लाइन जो कोलिजन के कोलिनियर हो, कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में पॉइंट बना रही हो, उस तरह के लाइन को लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ कोलिजन कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ समवॉट बॉडी इज हियर एंड अनदर बॉडी इज कोलाइडिंग हियर, सो द पॉइंट वेयर दीज आर जॉइनिंग, दिस colliding point is known as line of collision or line of impact. So this line is collinear to the collision, that's why this line is known as line of collision or line of impact. Now some of the cases learn out करते हैं types of collision में. So सबसे पहला collision है head on collision and another one is oblique collision. So the basic type of collision is head on collision, which is also known as 1D collision.
one dimensional collision. Now what is mean by head-on collision? The line of velocities and the line of impact should be collinear. जो हमने line of velocity देखा था and line of impact देखा था, वो दोनों एक दूसरे के कोलिनियर होना चाहिए. उस तरह के एग्जाम्पल को हम लाइन ऑफ हेड कोलिजन कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल लेते हैं, दो बॉडीज है जिसके अंदर लाइन ऑफ वेलोसिटीज है एंड ये कहीं पर जाकर कोलाइड हो रहे हैं. तो इस तरह के कोलिजन को हेड ऑन कोलिजन कहा जाता है, जो मोस्टली स्ट्रेट लाइन में ही टेक्स प्लेस होता है. So this collision is known as head-on collision. Now another one is oblique collision. In this, the line of contact, the line of velocity and the line of collision are non-collinear to each other. Such a type of collision is considered as oblique collision. अभी एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कंसिडर करें, पोलो गेम आप सभी ने देखा होगा, उसमें स्टिक के जरिए से बॉल को थ्रो आउट किया जाता है, तो एक बॉल दूसरे बॉल को जाकर टकराता है. तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में ही जाता है तो दैट इज नोन एज हेड ऑन कोलिजन, और दोनों बॉल्स अपने डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो दैट इज नोन एज ऑब्लिक कोलिजन. तो इस तरीके से आप टाइप्स ऑफ कोलिजन्स को इंटरप्रेट कर सकते हो. व्हाट इज नोन एज हेड ऑन कोलिजन जो स्ट्रेट लाइन में होता है, सिंपली दैट इज नोन एज हेड ऑन कोलिजन, और जो नॉन कोलिनियर फॉर्मेशन में होता है उसको बोला जाता है ऑब्लिक कोलिजन. स्टार्ट करो. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द केसेस अबाउट द हेड ऑन कोलिजन. हेड ऑन कोलिजन में सबसे पहले देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक. Perfectly elastic collision. So it is some of the basic cases are there for the head-on collision that we have to consider. Head-on collision में सबसे पहला लेते हैं perfectly elastic collision. इसके लिए two bodies consider करते हैं A and B, जिसका मास है m1 m2, वेलोसिटी है u1 u2. When u1 is greater than u2, both the bodies collide with each other. अगर u1 u2 से ज़्यादा रहेगा तो bodies collide करेंगी. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों के भी वेलोसिटीज सेम हो जाएंगे. देन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फाइनल वेलोसिटीज जो है va vb में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉरी v1 v2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर v2 v1 से ज्यादा रहेगा जब स्टेट ऑफ रिफॉर्मिंग जो है वो स्टार्ट होगा. तो अगर हम इसके बेसिस पे कुछ केसेस देखते हैं, सबसे पहले अगर हम मोमेंटम कंसीडर करें तो pi विल बी इक्वल टू pf होता है. तो इसके बेसिस पे हम क्या लेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. The momentum before collision will be equal to momentum after collision. ये फर्स्ट हो गया. सेकंड देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिकर्शन इज इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू, अभी अगर हम रिफॉर्मेशन में देखें तो v2 इज ग्रेटर देन v1 है, तो ये क्या हो जाएगा v2 माइनस v1 हो जाएगा. एंड डिफॉर्मेशन में u2 इज ग्रेटर देन u1 इज ग्रेटर देन u2 है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा. तो ये हमको मिल गई इक्वेशन ऑफ रिकर्शन. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. नाउ थर्ड इक्वेशन KEI will be equal to KEF. इसमें फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. सो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. अगर हम दो इक्वेशन कंबाइन करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमको क्या मिलेगा उसके ऊपर से v1 एंड v2 की वैल्यूज मिलेगी. देन v1 इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 इनटू ब्रैकेट u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाय v2. All these are vector quantities, और अगर v2 की क्वांटिटी हम लेते हैं then it will be
m2 minus m1 divided by m1 plus m2 u2 plus 2m1 u2 divided by v1. So these are the values for v1 and v2 and ये दोनों फॉर्मूलाज यूज करके हम सिंपली वेलोसिटीज जो है कोलिजन के कैलकुलेट कर सकते हैं. सिंपली अगर हमको फॉर्मूलेज चाहिए v1 and v2 के तो हम इन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बेसिस पे डिफरेंट वेलोसिटीज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. Now some of the cases we have to see for the perfectly elastic collision. If m is equals to 1, कंसिडर करते हैं अगर m1 जो है m1 is equals to m2 है, that is mass of one body is equals to mass of another body, then both the masses are equal to each other, that transfer the velocity to each other. तो अगर ऐसा केस है तो एग्जांपल कंसिडर करते हैं इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. These are having initial velocity u1 and u2. Then after कह लीजिए the masses remain the same but the velocity will equate, that is v1 equals to u1, v2 is equals to u2. तो वेलोसिटीज जो है वो इंटरचेंज हो जाती है जब दोनों ऑब्जेक्ट के दोनों बॉडीज के मासेस सेम होते हैं. तो मासेस रिमेन्स द सेम, ओनली द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आर गोइंग टू बी इंटरचेंज. अभी दूसरा केस देखते हैं. इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 m2 से बहुत ज्यादा बड़ा है. फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा बॉडी है और एक दूसरी छोटी सी बॉडी है. जब दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो इनके मासेस रिमेन्स द सेम बट द वेलोसिटीज आर गोइंग टू बी चेंज. तो इस केस में क्या होता है, m1 की वेलोसिटी एज इट इज रहती है v1 इज इक्वल्स टू u1 एंड जो अनदर वन है देन v2 इज इक्वल्स टू 2u1 माइनस u2 हो जाता है. केस एक बॉडी का मास जो है दूसरे से बहुत ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, मासेस रिमेन्स द सेम लेकिन जो वेलोसिटीज होती है वो ट्वाइस ऑफ हो जाती है, चेंज हो जाती है. सो पहले का मास एज इट इज होगा और इसकी वेलोसिटी भी सेम रहेगी लेकिन ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वन एंड फाइनल वन में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ थर्ड केस, इफ m1 इज लेस देन m2, दूसरे बॉडी का मास पहले वाले बॉडी से बहुत ज्यादा है तो इस केस में क्या होगा, एक छोटी सी बॉडी है एक दूसरी बॉडी है, देन मासेस रिमेन द सेम, अगेन द वेलोसिटीज आर गोइंग टू बी इंटरचेंज. तो यहाँ पर मास सेम रहेगा, v1 इज इक्वल्स टू 2u1 माइनस 2u2 हो जाएगा एंड m2 का v2 इज इक्वल्स टू u2 एज इट इज रहेगा. सो इस तरीके से मासेस अगर चेंज होते हैं, इक्वल होते हैं तो ओनली द वेलोसिटीज आर गोइंग टू बी इंटरचेंज. अगर दो पहले बॉडी का मास दूसरे बॉडी से बहुत ज्यादा होता है तो वेलोसिटीज इंक्रीज और डिक्रीज होती है. सेम केस अगर दूसरी बॉडी का मास पहले बॉडी के मास से बहुत ज्यादा है तो मास एज इट इज होता है एंड वेलोसिटीज जो है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है. स्टॉप. सो अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है एक एग्जांपल के जरिए से उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर दो बॉडीज हमको दिए हुए हैं जिसका मास है, एक का 2 kg है, एक का 4 kg है. एक का इनिशियल वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर एम्पियर है, 5 मीटर पर सेकेंड है एंड 2 मीटर पर सेकेंड है. तो ये वेलोसिटीज के बेसिस पे और ये मासेस के बेसिस पे हमको ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है VA एंड VB. उसके लिए फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दैट इज PI इज इक्वल्स टू PF, दैट इज इनिशियल मोमेंट ऑफ व्हील इज इक्वल टू फाइनल मोमेंट. फॉर्मूला क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. हमारे पास फाइनल वेलोसिटीज नहीं है बट इनिशियल दिए हुए. m1 कितना है 2, u1 कितना है 5 प्लस 4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 2v1 प्लस 4v2. ये कितना हो गया 10 प्लस 8 which is equals to 2v1 plus 4v2. 18 is equals to 2v1 plus 4v2. राइट. तो ये इक्वेशन की वैल्यू हमको कितनी मिली 18. दिस इज कंसिडर्ड एज इक्वेशन 1. Again if you are going to equate this one,
18 is equals to 2 into bracket V1 plus 2V2. So V1 plus 2V2 which is equals to 9. ये फर्स्ट इक्वेशन होगी. Then V1 will be equal to 2V2 minus 9. So V1 की वैल्यू हमको इससे मिल गई. That is VA हमको कैलकुलेट करना था. Instead of VA and VB, I took 1 and 2. So you can understand this also. Now next one. That is E is equals to 1. E is equals to 1 की वैल्यू अगर हम रखते हैं, which is equals to V2 minus V1 divided by U1 minus U2. V2 की वैल्यू कितनी है? V2 minus 2V2 minus U2, which is equals to V2 minus V1 divided by 3. So which is equals to V2 minus V1 is equals to 3. So V1 is equals to 3 plus V2. So substituting this in equation 1, we will get 3 plus V2 plus 2VB is equals to 9. 3 plus 3VB is equals to 9. 3VB is equals to 9 plus 3. 3VB is equals to 12. VB is equals to 4. Substituting this value in this equation, 4 minus V1 is equals to 3. 4 minus 3 is equals to V1. So V1 is equals to 1. So V1 is 1. So VA is 1. And VB is 4. First value we take out it. Now the second case in which we have to find out plus 4V is equals to 18, because both the velocities are same in this case. So it will be 6V is equals to 18, V is equals to 3. So the common velocity also we calculated. Now same way, kinetic energy is equals to half mv square plus half mv square, which is equals to half into 2 into 3 plus half into 2 into 3. 2 get cancelled, which is equals to 5 plus 3 will be 8. So kinetic energy is 8 joule. So second also we calculated. सेम फॉर्मूला हमको सेम कॉमन वेलोसिटी का यूज करना है, काइनेटिक एनर्जी में सब्स्टिट्यूट करना है जिससे हमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी. नाउ थर्ड वन, इन डिफॉर्मेशन हमको कैलकुलेट करना है. ID इज इक्वल्स टू, सबसे पहले फॉर्मूला हमने लिया था इंपैक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन का. ID इज इक्वल्स टू MA UA माइनस MA V. Substituting the values, 2 into 5 minus 4 into 3. So 2 into 3, which is equals to 10 minus 6, which is equals to 4. So the impact of deforming is MV VB minus MV UB, which is equals to MV is 4 into 4 minus 4 into 2, which is equals to 16 minus 8, which is equals to 8 Newton second. So this is the value for I. So the दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उनकी हमने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज कैलकुलेट किए. इम्पैक्ट ऑफ डिफॉर्मिंग एंड डिफॉर्मिंग कैलकुलेट किया, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया. सो जितना भी हमने अब तक टाइप्स और उसके लॉगिक्स यूज किए थे, वो सारे फॉर्मूलाज यूज करके हम सिंपली सारे वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. अनदर वन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू बॉडीज आर गिवन, दैट इज इलास्टिक बॉडी. तो उसमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रू हो सकते हैं हमको नोट आउट करना है. सो
The characteristics of inelastic and elastic collagen. Momentum is conserved. Kinetic energy is not conserved. Total energy is not conserved. All of this. So अगर हम इसमें देखें तो ये सारे प्रॉपर्टी द हेड ऑन कोलेजन of 2 equal bodies with equal masses will be first one. The velocities are interchanged. The speeds are interchanged. The movement are interchanged. तो हेड ऑन कोलिजन के बारे में दिया हुआ है, जो दो इक्वल बॉडीज है जिसके दो इक्वल मासेस के इक्वल है, तो उनमें सिर्फ वेलोसिटीज का इंटरचेंज होता है, स्पीड्स का इंटरचेंज होता है एंड मूवमेंट का इंटरचेंज होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस. So one of the theoretical questions we also took and one of the mathematical questions we also took. So जितना आज हमने लर्न आउट किया है definition of collagen, that is the different types of collagen, elastic and inelastic collagen. Elastic collagen में perfectly elastic collagen, elastic collagen में perfectly inelastic collagen, then hand-on collagen, then oblique collagen. hand-on collagen के some of the cases लिए हैं, then उनके characteristics के basis पे formulas determine किया है and formulas के basis पे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है वो लर्न आउट किया है. सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा. दिस विल बी इनफ फॉर टुडे. रिमेनिंग विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो.